स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमसी। हमने कुछ होमवर्क आपको दिया था एज ए डीपीपी करके पीडीएफ फाइल में, तो आप लोगों ने बना के दिखाया है, बहुत अच्छी बात है ना। कुछ एक आध न्यूमेरिकल जो ऐसा था जो अभी जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में था, तो मैट्रिक्स तो हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम दिए हुए है तो देख लेते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं, ठीक है। और कुछ जो पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना है। जैसे आप अगर मान लो कि अगर ऐसा लैंग्वेज लिखा हुआ आता है, ये मैट्रिक्स है और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर बोलता है कि इस कॉलम के अलोंग, फर्स्ट कॉलम के अलोंग माइनर निकालिए या कोफैक्टर निकालिए, तो इसके अलोंग जो होगा वो क्या होगा, ये एलिमेंट्स का पोजीशन क्या है M11, इसका क्या है M21 और इसका क्या है M31, ठीक है। तो इसके अलोंग ऐसे करके ये सब निकालना है। सिंबल बहुत अंतर है। अगर मान लो कि कोई बच्चा ये समझे कि M21 की जगह 1 2 लिख दें तो गलत है, ये दोनों इक्वल नहीं है। M21 इज नॉट इक्वल टू M12, क्योंकि M21 का पोजीशन ये है, M12 का पोजीशन ये है, तो ये दोनों इक्वल थोड़े ना है ना, मतलब सेम पोजीशन नहीं है। तो इसका माइनर कुछ और होगा, इसका माइनर कुछ और होगा, हो सकता है ना अलग अलग। तो ये सब ध्यान रखना है। ये सबस्क्रिप्ट जो नीचे लिखा हुआ है इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, ये नहीं समझ सकते हैं कि 21 इज इक्वल टू 12, है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कहीं किसी स्टूडेंट का ऐसा जो भेजे थे उसमें दिक्कत बुझाया मुझे, तो मैंने सोचा कि इसको नेक्स्ट क्लास में बता देना जरूरी है। तो इस तरह से सुधारना है और बहुत खुशी की बात है, अप्रिशिएट करने लायक हो तुम लोग, क्योंकि सारे मेरे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब ये इस प्रॉब्लम को हम लोग डील करते हैं जो सीबीएसई 2012 में भी आया हुआ है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स कहते क्यों है, क्या है, किसको कहते हैं, है ना। तो सिंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका डिटर्मिनांट जीरो, जिसका डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो हो जाए, है ना। और अदरवाइज नन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नन मतलब नहीं जीरो, नन मतलब नहीं, है ना। तो जो नहीं जीरो होगा वो नन सिंगुलर कहलाएगा और जो जीरो हो गया वो सिंगुलर कहलाएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं, पहले डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद इसको हम लोग बनाते हैं। A square matrix is said to be matrix if its determinant is zero, if अगर मान लो कि ये है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, if A is a singular matrix then determinant is equal to zero, इसका डिटर्मिनांट जो होगा जीरो होगा। अब डिटर्मिनांट इसका कैसे लिखेंगे, ऐसे 1 प्लस एक्स 7 3 माइनस एक्स और ये इज इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग जैसे एक्सपैंड करते हैं वैसे एक्सपैंड कर लेंगे। तो 8 इंटू इतना माइनस 7 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये तो ये कितना आ गया, 8 प्लस 8x माइनस 21 प्लस 7x इज इक्वल टू जीरो। तो ये और ये ऐड हो जाएगा, 15x इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस होगा और उससे क्या आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर 13/15।
ये आंसर हो गया। इजी प्रॉब्लम था, सिर्फ डेफिनेशन का ये था, है ना। तो और बाकी आप लोगों ने सब प्रॉब्लम बनाया है, जो स्टूडेंट नहीं बनाए हैं वो बनाइए, ठीक है। आपको डीपीपीएस दिया जा रहा है ना, प्रॉब्लम दिया जा रहा है बनाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन है इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर या माइनर के टर्म्स में डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसा दिखेगा, तो उसको हम लोग सीखते हैं, है ना। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ माइनर या कोफैक्टर्स, है ना। ईएमसी एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट in terms of minor, in terms of minor, ठीक है। माइनर के टर्म्स में डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या होगा, उस चीज को पढ़ते हैं, ठीक है। पॉइंट एक्सपेंशन of determinant of a square matrix of order 2। टू ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ माइनर्स के टर्म में हम लोग लिखते हैं। तो ये कंसीडर कीजिए एक डिटर्मिनेंट को, या इससे अच्छा है ये सिंबल यूज कर लो, ये 1 1, ये 1 2, 2 1, 2 2। क्लियर। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग अगर एक्सपैंड करेंगे इसके अलोंग, है ना, तो एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग, इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं, ये तो टू ऑर्डर का है, तो ये इसके लिए अलोंग नहीं होते, एक ही होगा। तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपैंड करते हैं, है ना। तो डेल्टा बराबर क्या होगा, दिस इंटू दिस, ये। तो ये 1 1, ये 2 2, ये 2 2। तो ये 2 2 जो वैल्यू आया, ये माइनर किसका है, इसी का माइनर है, क्योंकि इसका माइनर अगर हम ऐसे करेंगे तो ये लिखा जाएगा। तो इसको आप माइनर लिख सकते हो ना, M11 माइनस A12, ये एलिमेंट्स को छोड़ दो। और इसको देखो, ये क्या है, ये कुछ और नहीं, ये M11 है, और ये E12 होगा तो वही होगा माइनर इसका। 1 2 का माइनर क्या होगा, 1 2। देख लीजिए 1 2, 1 2 वाला है, तो इसका माइनर निकालेंगे तो ये ऐसे और ऐसे, तो 2 1, तो 2 1 को आप M12 लिख सकते हैं ना। तो M12 कहने का मतलब, इसका साइन स्कीम क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये। तो इसका साइन स्कीम क्या होगा, ये इसके आगे प्लस है तो प्लस हो गया, इसके आगे माइनस है तो इसके आगे माइनस हो गया। क्लियर। तो माइनर के टर्म में आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। कोफैक्टर के टर्म्स में क्या कैसे लिखोगे, यहां साथ साथ लिखते जाओ। कोफैक्टर्स के टर्म में नोट में इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर, तो इसलिए हेडिंग दे दी इन टर्म्स ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर्स, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, साथ साथ चलते जाएगा। इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो डिटर्मिनेंट का 2 ऑर्डर का, जनरली 3 ऑर्डर का हम लोग करते हैं, 2 ऑर्डर तो इजी रहता है, फिर भी समझने के लिए। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग कोफैक्टर के टर्म में समझते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर क्या होता है, -1 का पावर i प्लस j इंटू MIJ, ठीक है।
तो इसका -1 का जो पावर होगा वो 2 होगा, 1 + 1 2। तो ये क्या है, कोफैक्टर भी होगा। तो डेल्टा बराबर A11 और A11 क्लियर, प्लस A12 इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो M12, ऐसे करके भी लिखो। इस डिटर्मिनेंट को जैसे दिया हुआ है वैसे ही इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 11 M11 और A11 दोनों सेम है इसमें, तो A11 प्लस ये और ये किसका ये होगा कोफैक्टर A12 का, बिकॉज A12 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2 M12, दैट इज 2 1 3 -M12। तो -M12 इज इक्वल टू A12, मतलब कोफैक्टर आपका ये है। ठीक है, अपने से देखो जो हम पढ़ा रहे हैं, जिस आइडिया से पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से चलिए, ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स का नोट्स जो बना के दिए हैं उसमें देखे, हम प्रेफर क्या कर रहे हैं कि कोफैक्टर कैपिटल से लिखो। कैपिटल, अगर ये स्मॉल से हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं और कैपिटल से कोफैक्टर को लिखते हैं, तो आप कैपिटल से लिखिए। तो सब बच्चा C6 डिनोट करके लिख रहा है, कोई गलत नहीं, हम ये बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपको याद रखने में असुविधा होगा। ठीक है, जो ये लेटर है उसी का कैपिटल लिख देंगे, ये ज्यादा मतलब इजी होगा लिखने और मेमोराइज करने में। ठीक है, थ्योरी के रूप में तो आप कैपिटल A से भी डिनोट्स करके प्रैक्टिस कीजिए। बाकी तो जानते ही हैं कि C से भी डिनोट करते हैं कोफैक्टर को, कैपिटल F से भी डिनोट किया जाता है कोफैक्टर को। तो इस तरह से हम लोग, ये आ गया। अब थर्ड ऑर्डर का देखते हैं एक्सपेंशन। मेन तो थर्ड ऑर्डर का है, ये तो आपका इजी था, बहुत ज्यादा ये नहीं आएगा, इसमें एक ही टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट जो आया ये, अब लिखेंगे हम लोग सेकेंड में जो पॉइंट है, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स देखते हैं और उसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आता है वो चीज देखा जा सकता है ना। इसमें तो कोई नहीं है कि इसके अलोंग एक्सपेंशन चाहे इसके अलोंग एक्सपेंशन, एक वही डायरेक्ट फॉर्मूले है। लेकिन 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स में एक्सपेंशन R1 के अलोंग भी हो सकता है, R2 के अलोंग भी, R3 के अलोंग, फिर C1 C2 C3 के अलोंग भी एक्सपेंशन हो सकता है। तो इतने टाइप का एक्सपेंशन है 3 ऑर्डर में, है ना, मतलब 1 2 3 और 3 6 टाइप का एक्सपेंशन होगा। तो 6 टाइप का एक्सपेंशन होगा तो 6 टाइप के डिटर्मिनेंट्स को मतलब जो होगा वो कोफैक्टर में भी 6 टाइप से लिखा जा सकता है। तो उसी को देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, कैसा दिखता है। इससे आपको अनुभव हो गया होगा कि अगर हम कोफैक्टर में लिखते हैं, ये कोफैक्टर वाला ज्यादा ये है महत्वपूर्ण है। माइनर में क्या है, प्लस माइनस ही साइन स्कीम के अकॉर्डिंगली जाएगा, कोफैक्टर में हमेशा प्लस ही आएगा। तो कोफैक्टर के टर्म में डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन क्या देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स है और उसी का कोफैक्टर, जो एलिमेंट्स है 1 2 उसी का कोफैक्टर है कि नहीं। तो ये एक तरह से इसमें भी हम लोग प्रूफ करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। और एक तरह से ये प्रॉपर्टीज बन जाता है। प्रॉपर्टीज क्या बन जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड देयर कोफैक्टर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड देयर कोफैक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बराबर इतना। ये एक टाइप का प्रॉपर्टीज ही है जिसको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इवन एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन कोफैक्टर के टर्म में दिए हुए है ना, तो उसको समझते हैं कि क्या आता है। तो लेट डिटर्मिनेंट अगर हम ए कंसीडर करते हैं, कैपिटल ए या डिटर्मिनेंट ए
इज इक्वल टू, ऐसा अगर लेते हैं थर्ड ऑर्डर का, ये लेट इतना बराबर इतना, इस टाइप का हम डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं। और इसका एक्सपेंशन R1 के अलोंग करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। एक्सपेंशन, एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग R1 वी गेट। सबसे पहले तो ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि इसका एक्सपेंशन आप इधर से कर सकते हैं, R1, R2, R3 और C1, C2, C3 के अलोंग भी करेंगे, रिजल्ट सबका सेम ही होगा, आंसर सबका सेम ही होगा। वैल्यू अगर रहेगा तो आंसर सबका, मान लो कि R1 के अलोंग की अगर वैल्यू दिया हुआ है 50 आया, तो R2 के अलोंग भी 50 आएगा, R3 के अलोंग भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 50 आएगा, C1, C2, C3 के अलोंग भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 50 ही आएगा। तो सब केसेस में बराबर ही आएगा। इसमें हम लोग नंबर लेके नहीं चल रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो अब एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग R1 के अलोंग एक्सपैंड कीजिए इस डिटर्मिनेंट को, और डिटर्मिनेंट को देखते हैं कि को फैक्टर और माइनर के टर्म्स में कैसा दिखता है। इसका साइन स्कीम तो आप यहाँ पे लिख दीजिए समझने के लिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये समझने के लिए लिख देंगे। R1 के अलोंग अगर एक्सपैंड कर रहे हैं तो क्या आएगा रिजल्ट डिटर्मिनेंट का, तो डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट आया वो कैसा दिखेगा, वो A11, और फिर हम लोग क्या लिखते हैं ऐसे करके ये, तो A22, 23, A32, 33, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस A1, 2, ये तो 1, 2 के अलोंग करेंगे तो ये और ये गैप होगा, ये और ये गैप हुआ, तो ये बच गया 2, 1, 2, 3, 3, 1 और 3, 3, फिर प्लस A1, 3, A1, 3 के अलोंग करेंगे तो ये A21, A22, A31 और ये 32। इस तरह से ये डिटर्मिनेंट हम लोगों ने लिख दिया R1 के अलोंग, ठीक है। अब ये कुछ और नहीं, क्या है, ये माइनर है, तो माइनर लिखना होगा, तो A11, और इसको ये किसका माइनर है, ये वाला जो है ये कुछ और नहीं, क्या है, ये M11, माइनर ऑफ एलिमेंट्स A11, इसका माइनर यही ना होता है। तो ये आपका माइनर के टर्म में क्या लिखा जाएगा, तो M11 माइनस A12, ये माइनर है, M12 है तो 1 2 होगा, प्लस 1 3। क्लियर। तो माइनर के टर्म्स में आपको लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये माइनर है ना, है ये माइनर क्या है, 1 2 का है, क्योंकि 1 2 को डिलीट करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो जो बचता है ये माइनर भी इसी को बोलते हैं। तो ये आपका इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ माइनर्स, ठीक है। माइनस के टर्म में ये डिटर्मिनेंट लिखा गया। तो ऐसा कितना लिखाएगा, सिर्फ R1 के अलोंग लिखे हैं तो ये लिखाया है, R2 के अलोंग, R3 के अलोंग, C1 के अलोंग, C2 के अलोंग, ये सब होगा ना। तो इसी सिमिलरली हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ये लिखिए या ऐसे लिखिए, हम लोग A लेके चले हैं, कैपिटल A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो सिमिलरली और क्या क्या वैल्यू हो सकता है, अब R2 के अलोंग, तो
R2 के लॉन्ग क्या करोगे, तो A 21 21, इसी का माइनर, तो इसका माइनर को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, बोलिए, M21 करते हैं ना। इसके आगे प्लस होगा कि माइनस, तो ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, फिर ये माइनस फिर प्लस, ठीक है। अब ये क्या आएगा, A22 क्लियर, A22 और ये माइनर क्या होगा इसका 22, फिर माइनस A23 M23। ये लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। इतना दूर तक एकदम स्पष्ट है। साइन स्कीम देख के लिख सकते हो माइनर के टर्म में डिटरमिनेंट का वैल्यू, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है ऑब्जेक्टिव में माइनर का वैल्यू दे दे और एक्सपेंशन डिटरमिनेंट का बोलेगा वैल्यू निकालने के लिए, तो डायरेक्ट पुट करके निकाल लोगे, है ना। तो इस तरह से ऐसा इक्वल है, इसका भी वैल्यू डिटरमिनेंट ए और इसका भी ये सेम सब इक्वल होगा आपस में। अब कितना टाइप का बनेगा, ई R1 के अलॉन्ग हो गया, ये अलॉन्ग R1, ई अलॉन्ग किसके हुआ R2, फिर अलॉन्ग ऐसे लिख दो R3 के अलॉन्ग डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ माइनर, है ना, ये इज इक्वल टू, अब R3 के अलॉन्ग क्या क्या है 31, तो A31 तो इसी का माइनर होता है प्रोडक्ट, क्योंकि पहला में स्टेप बाय स्टेप करके देख लिए, ये ऐसे से आ रहा था, तो जो एलिमेंट्स है उसी का माइनर हम लोग लिखते हैं। अब प्लस माइनस ये सब देंगे साइन स्कीम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो A31 का प्लस, तो यहाँ प्लस रहेगा, फिर माइनस, फिर कौन सा एलिमेंट्स है A32 और इसी का माइनर, फिर प्लस देंगे कि माइनस देंगे, इसके लिए प्लस देंगे, A33 IC का माइनर लिखाएगा। तो इस तरह से ये हो गया अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग क्या होगा, C1 के अलॉन्ग क्या होगा, इसको देखिए डिटरमिनेंट ये, तो C1 इधर है, तो A11 के आगे प्लस और इसी का M11, फिर प्लस माइनस A21 M21, फिर 31 के लिए प्लस M31, तो ये आपका C1 के अलॉन्ग हो गया। फिर अलॉन्ग C2, ये आप लिख सकते हैं घर पे, लेकिन हम लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर C2 के अलॉन्ग, तो C2 के अलॉन्ग ये वाला A12, अब इसके आगे क्या लगाओगे माइनस और M12, फिर प्लस 1222 A22 M22, फिर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस, ये माइनस प्लस फिर माइनस, फिर क्या है 32 M32, ये आपको ये हो गया C1 C2। एक और बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग लिख देते हैं। तो C3 के अलॉन्ग क्या होगा, अलॉन्ग C3 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू C3 है, तो इसका एलिमेंट A13 और यहाँ प्लस, तो ये 13 M13 प्लस माइनस 23 M23, फिर ये 33 इधर लिख दो, फिर प्लस जो कि 33 यहाँ पे प्लस है, तो ये 33 M33। तो इस तरह से तीन ऑर्डर डिटरमिनेंट में माइनर्स को हम लोग माइनर्स के टर्म में डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कितने टाइप का हुआ आपका 6 टाइप का, 1 2 3 4 5 6।
जितना रोज एंड जितना कॉलम्स हुआ उतना एक्सपेंशन हुआ, है ना। तो इस तरह से आपको लिखने के लिए दे देगा कि राइट द डिटर्मिनेंट्स अलोंग थर्ड कॉलम इन टर्म्स ऑफ माइनस। द थर्ड कॉलम इन टर्म्स ऑफ माइनर यहां पहुंच गया है, तो A31 लिखेंगे और A3 के 1 के आगे प्लस देंगे कि माइनस, इससे तो प्लस देंगे। और A31 लिखते हैं तो M31 लिखेंगे क्योंकि माइनस उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। फिर माइनस देंगे 32 और कैपिटल M32, फिर प्लस A33 स्मॉल a33 या कैपिटल M33। तो इस तरह से माइनस के टर्म में हम लोग डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन देख लिए थर्ड ऑर्डर का। अब हम लोग पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर, है ना। इसमें देखो, इसमें क्या है ना, एक्चुअली किसी में माइनस प्लस ऐसे करके कोई ट्रेंड सेट नहीं है कि किसमें प्लस प्लस होगा या क्या है। खाली इसमें यह समझना है कि जो एलिमेंट्स है उसी का यहाँ पे माइनर होना चाहिए। अगर 21 है तो 21 ही होना चाहिए, यहाँ 22 है तो 22 ही होगा। ये नहीं कि A22 है तो M23 हो जाएगा, नहीं। प्रोडक्ट किसका होगा, जो एलिमेंट्स है एंड उसी का माइनर होना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखा सकता है माइनर में कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ समथिंग लाइक, सम तो है नहीं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, फिर माइनस है, इस तरह से है ना। को फैक्टर का एक लिखा सकता है, इसलिए उसको एक डेफिनेशन भी लिख देंगे को फैक्टर के टर्म्स में, प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, है ना। ये तो सिखाने के लिए माइनस के टर्म में हमने लिख दिया। अब को फैक्टर के टर्म में देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, ठीक है। अब को फैक्टर्स के टर्म में इसको समझते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी इतना दूर तक काम किया हुआ था माइनस में, तो ऐसे करके हम लोग डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, साइनस की भी लिखते हैं, एक एक्सपेंशन करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। अब बाकी क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ R1 एक्सपेंशन वी कैन राइट अदर रोज एंड कॉलम्स एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसलिए आप एक्सपेंड कर दीजिए R1 के लॉन्ग, तो इस एक्सपेंशन ऐसे आया, ठीक है। ई किसके टर्म में था, माइनर्स के टर्म में। अब हमको माइनस के टर्म में तो लिखा गया, अब को फैक्टर्स के टर्म में लिखना है, तो को फैक्टर्स के टर्म में लिखने के लिए हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट को आप आगे बढ़ा लीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हो बाबू, A11 M11 प्लस M12 और माइनस M12 प्लस A13 M13, ऐसे करके लिख दिए। और कहने का मतलब ये हुआ कि A11 और A11 का माइनर, इस एलिमेंट्स का माइनर और को फैक्टर दोनों सेम ही होगा इस एलिमेंट्स का, क्योंकि को फैक्टर जो होता है I J -1 का पावर I प्लस J MIJ। तो अगर हम M11 का देखते हैं A11, तो -1 का 2, 1 प्लस 1 2 M11, दैट इज M11। तो A11 और M11 बराबर है दोनों का। जहां ये पॉजिटिव आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने से इवन आएगा, तो समझिए कि को फैक्टर और माइनस बराबर ही होंगे। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको A11 प्लस A12, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 के लिए क्या आएगा, 1 प्लस 2 3, तो -1 का पावर 3 करेंगे जो निगेटिव, तो माइनस जो M12 होगा वो को फैक्टर होगा, तो ये को फैक्टर इतना प्लस 1 3 3 1 4, मतलब इसका माइनर और को फैक्टर दोनों सेम ही होगा, है ना। जहां प्लस साइन है देख लो ना, प्लस प्लस वाला जहां रहेगा उसमें माइनर और को फैक्टर सेम ही आ जाएगा। माइनस वाला में रहेगा कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, खाली निगेटिव साइन रहेगा को फैक्टर में। को फैक्टर इज इक्वल टू माइनस माइनर के टर्म में आएगा, जहां जहां साइनस में निगेटिव वैल्यू है उसमें, क्लियर। तो इस तरह से ये हम लोग A13 कुछ और नहीं, M13 क्या है, को फैक्टर है, तो को
कोफैक्टर इक्वल है 1 3 का, 3 1 4। तो इस तरह से हम लोग ये एग्जाम्पल दे के ऐसे लिख लिए। तो ये एक R1 के अलोंग किए तो ऐसा है, तो हम लोग और 5 को लिख सकते हैं ना, 5 टाइप का एक्सपेंशन होगा, टोटल 6 होगा, ये वो लिख ही दिए हैं। तो अब इसका एक्सपेंशन हम लोग किसके टर्म में लिखेंगे, R2 के टर्म में, R3 के टर्म में, C1 के टर्म में, C2 के टर्म में, C3 के टर्म में, ठीक है, ये कोफैक्टर्स का। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ये लिख लीजिए। एक्सपेंशन किसके अलोंग हुआ, एक्सपेंशन अलोंग R1। अब R2 के अलोंग करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आता है, ये या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सब बुक में डिटरमिनेंट दे करके देगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो जो एलिमेंट्स ले रहे हैं जिसके अलोंग करना है उसका एलिमेंट्स और उसी का कोफैक्टर, उसी का एलिमेंट्स उसी का कोफैक्टर। अगर इधर से चले R1 के अलोंग तो 1 1 1 2 1 3, ठीक है। अब अगर हम R2 के अलोंग चलेंगे तो 2 1 2 2 2 3, तो ऐसे लिख लीजिए 2 1 A 2 1। इसीलिए कैपिटल से हम बोलते हैं कि लिखने में सुविधा होगा कोफैक्टर को, प्लस A 2 2 A 2 2 ये कोफैक्टर, प्लस A 2 3 A 2 3, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ये, क्योंकि इसको तो प्रूव किए, साथ साथ एकदम एक्सपैंड करते हुए गए हैं कि प्लस प्लस होता है, और सब देख रहे हो जैसा ये है वैसा ही है, जैसा ये वैसा ही है। 1 3 है तो 1 3 मतलब सेम ही है। तो अलोंग R3 क्या होगा, डिटरमिनेंट R3 3 1 A 3 1 प्लस A 3 2 A 3 2 A 3 3 तो A 3 3, ये हो गया। अलोंग C1 के अलोंग ये एलिमेंट्स है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं C1 A 1 1 और A 1 1 प्लस A 2 1 और कैपिटल A 2 1 प्लस A 3 1 कैपिटल A 3 1, एक ये हुआ। फिर अलोंग हो गया C2 के अलोंग, C2 के अलोंग 1 2, तो A इसको या डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू A 1 2 कैपिटल A 1 2 प्लस A 2 2 कैपिटल A 2 2 प्लस A 3 2 कैपिटल A 3 2 अलोंग C3 डिटरमिनेंट A is 3 3 के अलोंग C3, तो A 1 3 A 1 3 A 2 3 A 2 3 3 3 A 3 3, ये सब ऐसा, ये क्लियर। तो ये इस तरह से लिख दिए। अब ये समझना है, कंफ्यूजन होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर मान लो कि सब का सम करके अगर इसका वैल्यू, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हुए रहे प्रॉब्लम में, तो अगर 60 आएगा तो इन सब का भी सम 60 ही आएगा, क्योंकि सब तो सेम ही डिटरमिनेंट है, सेम ही मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो ये खाली लग रहा है अलग अलग, लेकिन सबका वैल्यू इसका सबका वैल्यू सेम ही आएगा। क्लियर। तो आप डिटरमिनेंट को कोफैक्टर्स के टर्म में बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। तो एक तरह से डेफिनेशन क्या बन गया, एक प्रॉपर्टीज हो गया है। प्रॉपर्टीज ये हो गया कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
elements and their cofactor is equal to determinants. डिटर्मिनेंट्स के बराबर हो गया, तो वही हम लोग प्रॉपर्टीज या जो भी वो नोट्स में लिखते हैं। प्रॉपर्टीज 1 में ये यहीं पे हम लोग प्रॉपर्टीज 1 लिख देते हैं, इसको 1 में मान लेते हैं। तो इसको ये लिखेंगे कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, the sum of product of element of determinant is the sum of product of element and their cofactor is equal to the value of determinant, the value of determinant mod A, अगर लेके चल mod कर रहे हैं डिटर्मिनेंट A या डिटर्मिनेंट A, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया, समझ में आ रहा है ना? ये इस तरह से इसको देखो याद रखने के लिए ये एक हम ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक दोस्ती ट्रिक, दोस्ती ट्रिक। D stand for determinant also, डिटर्मिनेंट ऑल्सो, है ना? तो दोस्ती जो हम लोग करते हैं, किसी से दोस्ती कब होता है? जब सेम विचारधारा, अगर हम जो सोचते हैं उसी टाइप का अगर कोई रखता है, सेम विचारधारा, सेम मन मुताबिक सोच वाला आदमी के साथ ही ना आप दोस्ती करते हो। कि आप सोचते हो कुछ और दूसरा कोई और सोचता है कुछ, आप आम सोचते हो, ये वो दूसरा चीज कुछ सोचता है ना, तो दोस्ती नहीं ना होगा। कहने मतलब दोस्ती जब फासला कम कब होगा, दोस्ती कब होगा? जब सेम विचारधारे वाले लोग एक साथ आएंगे, ठीक है? तो सेम मतलब कहने का मतलब दोस्ती किसके साथ होती है? सेम विचारधारा वाला। तो सेम है ना जी, 1-1 माने एलिमेंट्स और कोफैक्टर, 1-2 1-2 1-3 ये सब दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि इसका भी विचारधारा इसका सेम है ना, इसका सेम है। इस तरह से तो दोस्ती अपनों के साथ होती है, अपने के साथ होती है। तो दोस्ती अपने के साथ होती है और दोस्ती स्टैंड बी डिटर्मिनेंट, है ना? दोस्ती अपने विचार वालों से होती है। दोस्ती अपने विचार वालों से होती है, अपने सेम विचारधारा वालों से होती है। अपने मतलब सेम, है ना, सेंटेंस को पूरा करने के लिए। और डी स्टैंड फॉर डिटर्मिनेंट, इसका मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? सम ऑफ अपना या एक जैसा, है ना, या एक जैसा। सम ऑफ एक जैसा, सम ऑफ एक जैसा का मतलब ये 1-1 लिए तो ये 1-1। अब हिसाब किताब से लेना है कि R1 में कौन कौन सा एलिमेंट है ना, ये नहीं
कि R1 में ये जो जो एलिमेंट्स है उसको ना लेके R2 का ले लिए और ले लिए, तो वो गलत है। उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। A11 और R1 में और क्या आएगा, A12 तो इसी का, फिर A13 तो इसी का 13। तो इस तरह से ये याद रखने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में देगा तो सेम टाइप का जो रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और समझना है कि नहीं कि खाली सेम सेम याद रखिए, ऐसे नहीं होगा। जैसे कहाँ दिक्कत हो सकता है, बच्चे कहाँ गलती करेंगे कि अगर सेम सेम रहेगा तो वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो नहीं, सेम सेम होना चाहिए, लेकिन कोई हिसाब किताब ना, R1 अगर ले रहे हैं तो R1 का एलिमेंट्स होना चाहिए और उसका कोफैक्टर। ये नहीं कि एक एलिमेंट्स R1 का लिए है, एक एलिमेंट्स R2 का, और वैसे करके सब कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि गलत क्या है वो हम दिखाते हैं आपको। वही कहाँ होता है वो रॉन्ग, कैसे गलती करेगा बच्चा। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम कंसीडर किए, A11 ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम कंसीडर किए। जब हम जान रहे हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है, अपना अपना एक जैसा रहता है, तो जो एलिमेंट्स ले रहे हैं उसी का कोफैक्टर। तो ऐसे A11 तो A11 अपना अपना एक जैसा वाला प्लस। अब ये यहाँ लिए R1 का एक एलिमेंट्स है और R2 का, ये R1 का एक और ले लो, फिर अब यहां आ जाए और ये कह रहे हैं कि अच्छा सेम सेम तो है, सेम सेम है, तो इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट क्यों नहीं होगा, तो गलत है। इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट इसलिए नहीं होगा कि आपने प्रोसीजर गलत लिया है, रास्ता गलत लिया है। तो रास्ता R1 वाला यहाँ तक का था, फिर आप ऐसे कर दिए, तो ऐसे एक्सपेंशन नहीं ना होता है डिटर्मिनेंट्स का। डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन पूरा एलिमेंट्स को लेना है। अगर R1 में चलना है तो R1 में आपने दो लिया, एक R2 का ले लिया है ना, R2 का, या आप C2 का बोल सकते हो एलिमेंट्स, C3 का। तो इस तरह से ये गलत है। ये तो सेम मिल रहा है, दिख रहा है, लेकिन पाथ आपका गलत हो गया, तो ये सब गलत है। उसी तरह से सिमिलरली अगर मान लो कि ये गलत है, मतलब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा, गलत है ना। तो डिटर्मिनेंट अगर मान लो कि इधर से चलते हो, इधर का ले लो, मान लो A12, तो इसी का A12 तो ठीक है। फिर अगर मान लो कि यहीं से गड़बड़ा गया, अगर यहीं से आए तो भी गलत होगा। मान लो कि A22 तो A22 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इधर ले लिए, चाहे इधर ले लिए, इस रास्ता में इधर नहीं आए, क्योंकि एक्सपेंशन ये वाला तो C2 के लोग हम लोग कर रहे हैं, तो C2 में रास्ता में A33 है, A32 है, लेकिन अगर आप A31 ले लेते हैं और ये लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रास्ता ये था, आपने यहां से लहरिया कट लगा दिया, तो एक्सीडेंट होगा ना जी। जाना था आपको ऐसे, यहाँ लहरिया कट लगा दिए, देखते हैं बाइक चलाते हुए लहरिया कट कैसे तो गिर जाता दम पर, है ना, तो वो गलत है, नहीं पॉसिबल है, तो ये भी गलत है। कहने का मतलब ये है बाबू, जो इस पे हम ध्यान से दे रहे हैं, जो थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान देने होंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है ना। ऐसा समझ लीजिए, समझ सकते हैं ना स्टूडेंट कि ई और ई सब सेम रहेगा तो हम लिख देंगे उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट होगा, नहीं, रास्ता भी तो आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ ये आना था ऐसे, और यहाँ से यहाँ लहरिया कट मार दिए, है ना, तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ आपको कोफैक्टर्स भी समझ में आ गया कि डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे और कोफैक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, जो अभी थ्योरी पर है एकदम उसी के बेसिस पे है। ये क्या बोलता है कि डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, कैपिटल A को कोफैक्टर्स डिनोट किया है, लिख दिया है, तो इसमें से कौन सही है, मतलब इसमें से डिटर्मिनेंट का वैल्यू कौन सा होगा, मतलब इतना बराबर डेल्टा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन होगा बराबर डेल्टा। डेल्टा से ये यूज किए हैं डिटर्मिनेंट्स को। ठीक है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स है।
अब देखो सबसे पहले ये A11 है ना एलिमेंट्स, तो यहाँ कैपिटल A11 होना चाहिए था, तो ये तो है नहीं, ऐसे ही खत्म हो गया। पहले बाकी चेक करने का क्या जरूरत है, एक गलत हो गया। A11 तो ये 11 है, ठीक है, इसमें आगे भी चेक करेंगे। ये 12 तो ये 21 कर दिया, ये 21 नहीं होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अगर रहता तो फिर आगे चेक करते, तो ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये 12 है तो आपको कैपिटल A12 ही होना चाहिए, तभी जाके आगे डिटर्मिनेंट हो सकता था। ये 21 और ये A11 कहां से, ये अगर स्मॉल 21 है तो कैपिटल A21 ही होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, नहीं है, हो सकता है। ये देखो A11 कैपिटल A11, ठीक है। ये 21 करने मतलब ऐसे चल रहा है, ये इसको लिया फिर इसको लिया, तो फिर इसी को लेना है, तो 21 स्मॉल कैपिटल। A31 भी ठीक है, ये 31, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर इज डी। तो ये समझने के लिए जो अभी थ्योरी पढ़े हैं उसके बेसिस पे ये न्यूटन्स था। कुछ प्रॉब्लम और बनाते हैं ना, इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ये कोफैक्टर के टर्म्स में सोल्व करने के लिए बोल रहा है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं है, एक्सपेंड करके भी आंसर सेम आएगा, ऑब्जेक्टिव रहता तो जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर देंगे, बट सेकेंड रो और यूजिंग कोफैक्टर बोल रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। सॉल्यूशन, तो पहले इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, हम लोग जो अभी थ्योरी पर है कोफैक्टर के, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, द सेकेंड रो ये है, तो सेकेंड रो R2 का एलिमेंट सी का यहाँ पोजीशन क्या होगा, A21, तो कैपिटल A21, फिर A क्या होगा, A21, फिर 22, फिर कैपिटल 22, फिर ये 23, फिर A23। सेकेंड रो का जो एलिमेंट्स होगा इसका पोजीशन क्या होगा, A21 होगा, फिर A22, फिर A23। तो इस तरह से हम लोग ने लिख दिया इसको। इसी फॉर्मूला पे A21 का वैल्यू 2 है, A22 का वैल्यू 0 है, A23 का वैल्यू 1 है, तो इसको ऐसे कर देंगे, A21 तो 2 A21 प्लस 0 A22, 22 का वैल्यू ये हो गया। ये देखो सेकेंड रो में ये इसका पोजीशन दे दो, 21, इसका पोजीशन 22 और इसका पोजीशन 23, ऐसे करके इंटू ये प्लस 23, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो काम खत्म। ये 23 का वैल्यू 1 है, 1 इंटू A23, तो और ये क्या बन गया, 2A21 प्लस A23। क्लियर, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा इज 2, A21 को माइनर में चेंज कीजिए, तो माइनर में क्या लिखते हैं हम लोग, -1 का पावर दिस प्लस दिस, 2 प्लस 1 M21 प्लस A23, तो -1 का पावर 2 प्लस 3 M23। ये फॉर्मूला लिख देंगे एग्जाम में भी, Aij इज इक्वल टू I प्लस J Mij, ऐसे करके, तो इज इक्वल टू डेल्टा E, 2 और 1 3, तो माइनस निगेटिव होगा, तो निगेटिव यहाँ 2 M2 और 3 2 5, ये भी निगेटिव होगा, तो M23। क्लियर, अब साइन स्क्रीन से भी माइनस का डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्मूला से सब्जेक्टिव में ऐसे फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे, है ना। तो M21 तो और डेल्टा बराबर -2 M21, तो M21 कौन है जी, M21 मतलब माइनर निकालना है इस एलिमेंट्स का, तो इसको क्वेश्चन बनाओगे तो ये क्वेश्चन ऐसे डिलीट होगा और ऐसे डिलीट होगा, तो 3 8 और 2 3, 3 8 और 2 3, फिर माइनस और 2 3,
2 3 कौन सा है एलिमेंट्स, ये है यहाँ 1 वाला, तो 1 वाला को क्वेश्चन बनाएंगे तो ये ऐसे क्लिक होगा और ऐसे, मतलब ऐसे और ऐसे 5 3 1 2 5 3 1 2 और डेल्टा इज -2 9 -16 -10 -3 और डेल्टा इज इक्वल टू -2 और -7 और डेल्टा इज इक्वल टू 14 -7, तो इसका आंसर क्या आ गया 7। तो इस तरह से लिखने का जो प्रोसीजर है वो आप ऐसे लिखोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स बोर्ड में आएगा। देखो कंसेप्ट जब क्लियर होता है तो हम लोग सब्जेक्टिव रहे या ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहे, आराम से बड़े आराम से उसको बना लेते हैं। अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो आईआईटी में होता है तो उसमें थोड़ा स्पीड बढ़ाना रहता है, तो कि थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, तो वो कब आएगा जब खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रॉब्लम को बनाएंगे तो गलतियां कम होंगी और फास्ट बनेगा, क्योंकि पूरा मैप करना पड़ता है दिमाग में, पूरा सिलेबस को पूरा एकदम इसमें इस सीपीयू में बैठाना पड़ता है ना। 42 में देखते हैं क्या है, लेट A be a square matrix of order n, then the sum of product of elements of any row or column with the corresponding cofactors of any corresponding cofactors of some other row or column is equal to 0। देखिए ये जो अभी कोफैक्टर पढ़े थे उसका जो प्रॉपर्टीज था उसी से रिलेटेड ये भी है, तो एक ही साथ ये पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पहला वाला में क्या था, पहले एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कंसीडर करके उसको समझाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक्सप्लेनेशन में लेट थर्ड ऑर्डर का हम लोग डिटरमिनेंट्स डायरेक्ट कंसीडर कर लेते हैं ऐसे, A11 12 A13 21 22 23 31 32 33, ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स। ठीक है, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स ये हो गया। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेते हैं और उसके एलिमेंट्स को कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से गुना करते हैं और किस रो का किस कॉलम का, दूसरे रो या दूसरे कॉलम का, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। दैट इज कहने का मतलब A11 अगर हम ये लेते हैं तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेना है वो दूसरे रो या कॉलम का लेना है। अगर हम रो वाइज चलेंगे तो रो वाइज ही लीजिए, जैसे अगर हम इस रो में चल रहे हैं तो A11 तो कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ सम अदर रो या कॉलम, सम अदर ये जो ले लिए उसके अलावा जो है ये और ये लेके हम लोग कोरस्पॉन्डिंग मतलब इसके सामने ई वाला है, इसके सामने ई वाला है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें कैसे क्या होगा देखो, A11 और कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इसका लेना है अदर, सम अदर,
दूसरा, तो इसका कोफैक्टर अगर हम ये लेते हैं प्लस, ये 1 2 और ये 2 2, ये 1 3 और ये 2 3, तो इसका रिजल्ट 0 होगा। तो ऐसा ऐसा कितना कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा कितना होगा वो देखिए। फिर सिमिलरली क्या रिजल्ट हो जाएगा, ये 1 1 इसका, अब इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग कोई अदर रो का बात करेंगे तो रो से ही कॉरस्पॉन्डिंग न किया जाएगा। तो ये ले रहे हैं तो ये फिर लीजिए इसका कोफैक्टर, तो ये कोफैक्टर, ये कोफैक्टर, ये, तो इसका भी रिजल्ट 0 होगा। सेकेंड का तो कोफैक्टर लेके ये वाला हो गया था, ठीक है। उसी तरह से ये रो वाइज ऐसे लिख सकते हैं, कॉलम वाइज चलेंगे तो कॉलम वाइज कैसे लिखाएगा, अगर मान लो इस एलिमेंट्स को लिखेंगे तो इस एलिमेंट्स का कैसे, ऐसे ही बहुत बन सकता है। अगर मान लीजिए कि A21 इस एलिमेंट्स को लिए और इसका ये ले लेते हैं कोफैक्टर, तो कोफैक्टर लेंगे तो A11, ये एलिमेंट्स लिए और इसका कोफैक्टर ये लिए, ये एलिमेंट्स लिए, क्योंकि हम लोग R2 की ओर ये कर रहे हैं 1 3, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ले रहे हैं रो एलिमेंट्स इधर इसका R2 का और गुना कर रहे हैं अदर रो या कॉलम से। तो ये रो है तो रो से ही करेंगे, R2 है, एलिमेंट्स R2 में, लेकिन कोफैक्टर किस में है, R1 में या R3 में, तो इन सब का प्रोडक्ट सम क्या होगा, 0 होगा, तो ये 0। सिमिलरली अगर आप इसी रो की बात कर रहे हैं, ये कोफैक्टर ऊपर वाला का लिए, अब नीचे वाला का लो R3 का, तो ये भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 2 2 3 2, फिर 2 3 A3 3 बराबर 0। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनते जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से अब अगर मान लीजिए कि C1 के अलोंग एलिमेंट्स ले रहे हैं, आप एलिमेंट C1 की ओर ले रहे हैं और कोफैक्टर C2 का ले रहे हैं, तो ये सब आपस में सम करके 0 हो जाएगा। कहने का मतलब आप ये बात कर रहे हैं R2 का, कोफैक्टर इसका ले रहे हैं, तो ये विचारधारा अलग अलग हो गया ना। R2 बात कर रहे हैं, R2 का ले रहे हैं R1 का, ठीक है, कोफैक्टर, तो इन सब आपस में क्या होगा, दुश्मनी होगा। तो दुश्मनी होगा तो दुश्मनी जब करेगा, जैसे सेम सेम नहीं है, 2 1 है 1 1 है, 2 2 है 1 2 है, तो 2 3 है 1 3 है, तो ये सेम सेम नहीं है, तो ये आपस में भिड़ जाएंगे, माने लड़ जाएंगे और रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसका ट्रिक है कि जो सेम सेम विचारधारा के नहीं है उनसे दुश्मनी होगी और उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो हम एक आध और लिख देते हैं, उसके बाद ट्रिक हिंदी में लिख दिया जाएगा। जैसे ये C1 के लिखिए, सिमिलरली ये 1 1 एलिमेंट्स इसका लिए, अब इधर हटा दो, इसको हटाओ, ऐसे बता देते हैं। अब इस एलिमेंट्स का हम लोग बात करते हैं, तो ये 1 1 और कोफैक्टर इसका बात करते हैं। कोफैक्टर किसी और का लेना है, अगर इसी एलिमेंट्स का कोफैक्टर लेंगे तब तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो इस एलिमेंट्स का लेंगे और कोफैक्टर इसका लेते हैं C2 का, तो A12 C2 में ये है, ये A21 है और ये 22, A31 और 32, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। सिमिलरली आप बाकी का भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, वो बना के हमको दिखाइएगा कि और दो हम छोड़े हैं उसको आपको कंप्लीट करके दिखाना है। कहने का मतलब एलिमेंट्स इसका लीजिए या इसका एलिमेंट्स लिए और कोफैक्टर इसका लिए, तो अब एलिमेंट्स इसका लेंगे, कोफैक्टर इसका लेंगे, एक और बन जाएगा।
अगर मान लो एलिमेंट्स इसका लिए कोफैक्टर इसका और इसका लिए तो ये दो कॉम्बिनेशन होगा, एलिमेंट्स इसका लिए कोफैक्टर इसका लिए फिर इसका लिए तो दो और हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वो कंप्लीट करके दिखाना है, सिमिलरली ऐसे जाएगा, है ना। तो ट्रिक क्या हुआ, अपना पराया, ये अपना अपना नहीं ना है जी, ये अपना अपना कब कहते हैं, 2 1 है, भी 2 1 रहता तो अपना अपना होता है, ये अपना पराया है। जैसे इस किसी एक को लिख लो, ये कोई अपना है, एक जैसा नहीं है तो ये पराया हो गया। ये अपना अगर है, मतलब अपना करने मतलब 1 2, तो ये भी अपना ही होता, अपना अपना मतलब डिटर्मिनेंट। तो ये अपना है, कोई अपना है और ये पराया है। पराया इसलिए कि 1 2 है और ये 1 2 नहीं है, तो ये सब क्या हो गया, अपना पराया, ये पराया हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका रिजल्ट 0 हो गया। तो अपना ओवरऑल आपको क्या हुआ, अपना पराया बराबर 0। पहला इस कोफैक्टर के टर्म में, दूसरा हम लोग जो पढ़े थे अपना अपना, अपना अपना बराबर इक्वल टू डिटर्मिनेंट। क्या है, ये कुछ और नहीं, डिटर्मिनेंट है। ये इस तरह से हम लोग ये याद रखेंगे कि जहां अपना है, मान लो A1 1 कोई अपना है, तो A2 1 मान लो अपना है, तो पराया ही वाला हो गया। एक जैसा नहीं दिख रहा है, 2 1 दिखता, 2 1 तभी ना अपना अपना होता। तो इस तरह से आज हम लोग बड़ा अच्छा कंसेप्ट सीखे हैं, और जो इसके आगे का जो होगा लेक्चर वो अगले वीडियो में दिया जाएगा, क्योंकि अगर इसी में हम शामिल करेंगे तो आप बहुत ज्यादा थक जाइएगा, टायर्ड हो जाइएगा। तो आज तो हम लोग बहुत पढ़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।